हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ देखिए हम लोग क्लास 11th का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का जो एनसीईआरटी देख रहे थे, उसमें 4 लेक्चर हम लोगों ने देखा था जो लाइव था। तो अभी लाइव में चूँकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, कारण ये था कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, और लाइव में थोड़ा ये इशू ये भी रहता है कि उसमें जो आपका ये रिकॉर्डिंग का रहता है, इसमें कम समय में हम लोग ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेते हैं, जबकि लाइव में वही क्लास जो है ज़्यादा लेंदी हो जाती है। ठीक, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका बाहर ना जाए। ठीक, तो जैसे भूकंप आपने पढ़ा, तो भूकंप पे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हों प्रीवियस ईयर में, आप उसको सॉल्व करिए। और आगे हम भूकंप पे प्रश्न कराएंगे, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ जो भी क्वेरी रहेगी आपकी, वो लाइव क्लास रहेगा, जो क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी रहेगी तो आप उसको पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बता सकते हैं। ठीक, तो ये आज 5वां क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी और उससे निर्मित स्थल रूप। यहाँ से भी प्रश्न आपका निश्चित तौर पे पूछा जाता है। और जो बैच चल रहा है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं इस पर व्हाट्सअप करके। वो चालू हो चुका है, 22 फरवरी से ही चल रहा है। ठीक, नेट जेआरएफ का भी चल रहा है, उसमें फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों चल रहा है। और ये सिलेबस टू सिलेबस हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। अभी ये आपका जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पे ये भी हमने बताया कि कहाँ से प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, तो आप वीडियो को देखा करिए, तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि हमने नहीं बताया है, या आपको लगे कि कोई प्रश्न पूछा गया है जो आपकी परीक्षाओं में आपको नहीं आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पे कमेंट में उसको लिखिए या पूछिए कमेंट में। तो अगला जो वीडियो रहेगा तो उसमें ये आपका क्लियर कर दिया जाएगा। यदि मान लीजिए मुख्य परीक्षा आप देने जा रहे हैं जीआईसी का, उसमें भी आपको कोई लग रहा है कि नहीं, तो उसमें भी आप पूछिए। आगे हम लोग इन मुख्य परीक्षा के लिए निबंध की बात करेंगे, जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निबंधों को हम लोग देखेंगे, जहाँ से आपका निश्चित तौर पर एक निबंध रहेगा ही। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी और उससे निर्मित जो स्थल रूप है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो आपसे देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वालामुखी क्या है, या आपसे जो आप यूपीएससी के सिलेबस में देखेंगे या अन्य में, तो वहाँ पे आपको ये लिखा रहेगा ज्वालामुखीयता। जैसे जो आपका मेंस में पूछा जाता है, तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं ये नहीं, ज्वालामुखीयता क्या है, वल्कनिज्म, वल्कैनो नहीं बल्कि वल्कनिज्म पूछा जाता है। तो ज्वालामुखीयता क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने क्या कहा कि आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे, तो यहाँ पे इनके द्वारा निर्मित जो स्थल रूप है उसको भी इन्होंने दिखाया है, जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी क्या लिखती है उसको आप देखिए। जब आप मुख्य परीक्षा में लिखा करिए, तो जैसे आपने कोई परिभाषा लिखी, तो आपको लग रहा है कि ये कोई जोग्राफर ने दिया है, तो आप जोग्राफर का नाम लिखिए, तो उसके आगे लिखिए। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये एनसीईआरटी से आपने पढ़ा है, तो आप वहाँ पे लिख दीजिए एनसीईआरटी के अनुसार, और उसके बाद आप जो है आगे स्टार्ट करिए। तो इससे क्या होगा कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, तो उसका आपके जो बुक है, जो आपने किताब कॉपी लिखी है, उस पर वो पॉजिटिव अप्रोच देगा और आपका मार्क्स यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक, तो ये तरीका होता है कि बिना आप ज़्यादा लिखे उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखे, ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकल कर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो, तो वह ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक, तो ज्वालामुखी क्या है कि यदि आप अपने शब्दों में कहना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे कि ज्वालामुखी वह छिद्र है या वह स्थान है जहाँ से लावा, राख, गैस व जलवाष्प का उद्गार होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे से ऊपर लावा के प्रकट होने तक और शीतलन व ठोस होने की समस्त जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, वो ज्वालामुखी क्रिया में या ज्वालामुखीयता में शामिल होती हैं। ठीक, यानी कि वल्केनिज्म में। क्लियर हुआ यहाँ तक कि ज्वालामुखी क्या है, कि ज्वालामुखी वह स्थान है या वह छिद्र है, वह विवर है जहाँ से लावा, गैस, राख
और जलवाष्प या तरल चट्टानी पदार्थ धरातल पर प्रकट होता है या धरातल तक पहुंचता है। ठीक, जबकि मुखीयता क्या है कि ये जो राख या लावा जिस क्रिया से धरातल पर पहुंचता है और जो लावा है उसका ठंडा होना, ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है इसको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, ज्वालामुखीयता कहते हैं या ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है या वल्कनिज्म कहते हैं। ठीक, तो क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए कि जो लावा है ये अलग अलग प्रकार की ज्वालामुखियाँ होती हैं, ये आप जानते ही हैं। तो ज्वालामुखी से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं पहले आप ये भी देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वोल्केनो से क्या क्या आपका यहाँ पे निकलता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो आपका निकलता है सर्वाधिक वो आपका जलवाष्प हो गया और गैसें। ठीक, ये लगभग 60 से 90% के आसपास निकलती हैं। और इसी से आपका टफ निकलता है। देखिए टफ क्या है, लैपिली क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। टफ है, लैपिली है, ब्रेसिया है। तो ये छोटे छोटे जो कण होते हैं उसके आकार के अनुसार इसका नाम दिया गया जो ज्वालामुखी से निकलते हैं। और लावा देखिए, लावा की हम लोग बात करें तो लावा के उद्गार के आधार पे भी ज्वालामुखी के कई प्रकार होते हैं। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या इसमें दिया है कि यदि पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ उर्वरता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। देखिए एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो लावा या मैग्मा आता है ये धरातल के किस जोन से निकलता है, तो ये आपका एस्थेनोस्फीयर से ही निकल के धरातल पे आता है। तो अंदर जब उसे क्या बोलते हैं, धरातल के नीचे रहता है तो मैग्मा, ऊपर आ जाता है तो लावा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, और नीचे जो जहाँ पे मैग्मा बनता है इसे क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर बोलते हैं या मैग्मा भंडार बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपने देखा। जब तक यह पदार्थ मैंटल के ऊपरी भाग में है यह क्या बोला जाता है, मैग्मा। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो इसे क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। यानी देखिए यहाँ पर है तो मैग्मा है, ऊपर आ जाएगा तो लावा हो जाएगा। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा यानी कि ज्वाला खंडाश्मी यानी पायरोक्लास्टिक जो मटेरियल होते हैं वो ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन। अब देखिए कौन कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर के और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन भी यहाँ से इनका स्राव होता है यानी कि ये निकलती हैं। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार की प्रकृति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। और कुछ यहाँ पे आपका दिया ही गया है कि ज्वालामुखी प्रकार दिए गए हैं। तो इसको जानने से पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं और इसके बारे में जानिए कि जो हमने बताया कि जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलते हैं या मैटर जो पदार्थ निकलता है, विखंडित पदार्थ उसे कह सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है ना, नीचे आइए। देखिए जब भी आप चीज़ें पढ़ा करिए एनसीईआरटी तो 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से अपने आप क्लियर निकलेगा। देखिए ज्वालामुखी बम कह रहा है ना, और टुकड़ों का जो मलबा है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो निकलते हैं, तो इसी में आपका क्या होता है, टफ। और ज्वालामुखी बम क्या होता है, तो ये ज्वालामुखी उद्गार से जो निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है बम। ठीक, इनका व्यास जो है सेंटीमीटर में होता है, यहाँ तक कि सेंटीमीटर से लेके ये फीट तक भी यानी कि काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें टफ की, तो टफ क्या होता है कि धूल कण और राख से जो बने चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको टफ बोलते हैं। किससे, धूल कण व राख, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोलते हैं टफ। और यहीं पे हमने क्या आपसे बात किया था कि लैपिली क्या होता है कि ये मटर के दाने के आकार का होता है।
ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, लैपिली बोलते हैं। और ये सब कहाँ से निकलते हैं, ये आपका ज्वालामुखी का जो उद्गार होगा उसी से निकलते हैं। ठीक, यहीं से आपका टफ भी निकलेगा। जो बड़े बड़े कण होते हैं उसे टफ बोलते हैं। मटर के दाने के आकार के जो कण होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लैपिली। ठीक, और मटर के दाने से भी जो छोटे होते हैं या फिर लैपिली की अपेक्षा ये बड़े भी होते हैं, यानी कि ये कुछ इंच से लेकर कई फीट तक ही होते हैं। अपेक्षाकृत ये आपका किससे, लैपिली से बड़े होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, ब्रेसिया। ठीक, लैपिली को आप जानते हैं मटर के दाने के आकार का या अखरोट के आकार के जो कण होते हैं उसे लैपिली बोलते हैं। ठीक, और पायरोक्लास्ट क्या, जो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें पायरोक्लास्ट बोलते हैं। और ये सबसे पहले निकलते हैं जो पायरोक्लास्ट होता है। ठीक, सबसे पहले निकलता है पायरोक्लास्ट होता है। और ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे नीचे क्या पाया जाता है, तो ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे नीचे जो है वो पायरोक्लास्ट ही पाए जाते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए ज्वालामुखी का यहाँ पे उद्गार हुआ तो सबसे पहले कौन निकलेगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे पायरोक्लास्ट जो मटेरियल है उसका यहाँ पे उद्गार होगा। तो जब पहले ये निकलेगा तो नीचे जमेगा भी तो पहले यही, तो इसीलिए ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे नीचे जो पाया जाता है वो पायरोक्लास्ट ही पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे टाइप्स की हम लोग बात कर लें। तो एनसीईआरटी जो लिखता है उसको आप देखिए पहले कि सील्ड ज्वालामुखी। तो सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है कि बैसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, यानी कि हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी हैं वो सील्ड ज्वालामुखी कहे जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये ज्वालामुखी मुख्यतः बैसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इस कारण से इन ज्वालामुखियों का जो ढाल होता है वो बहुत तीव्र नहीं होता है। यानी कि जो सील्ड ज्वालामुखी है हवाईयन टाइप की हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उद्गार जो है बहुत शांत तरीके से होता है और यहाँ का जो लावा है वो तरल होता है और क्षारीय भी होता है, जिससे ये क्या करता है बहुत दूर तक जो है फैल के जमा हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं मिलता है, ढाल बहुत तीव्र नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बहुत तरल होता है जो लावा है उद्गार के समय। तो जब तरल लावा होगा तो क्या होगा, वो फैल जाएगा। ठीक, जब फैल जाएगा तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी शंकु है इसकी ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये दूर तक फैला होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, नीचे देखिए दिया है कि यदि किसी तरह निकास नली यानी जो वेंट होता है, निकास नली कौन सा हो जाएगा, जैसे यहाँ से आपका निकल रहा है लावा, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वेंट बोलते हैं। तो वेंट से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फवारा के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु या कोन बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सिलेंडर शंकु या सिलेंडर कोन। ठीक, सिलेंडर शंकु के रूप में ये आपका विकसित हो जाता है इसमें। तो सिलेंडर शंकु कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सिलेंडर शंकु जो है ये पिराकुटिन जो ज्वालामुखी है या पर्वत है, ये कहाँ पे है, पैराक्यूटिन आप कह सकते हैं इसको, ये आपका मैक्सिको में है पिराकुटिन। ठीक, वहाँ पे देखने को मिलता है। मैक्सिको का पिराकुटिन हो गया, जोरल्लो हो गया, ठीक, सान सल्वाडोर हो गया, यहाँ पे सान सल्वाडोर में जो है इजाल्को पर्वत है, फिलीपींस में जो आपका कैमगिन पर्वत है, ये सभी क्या हैं, सिलेंडर शंकु के उदाहरण के रूप में हम लोग इसे देख सकते हैं। ठीक, चलिए ऊपर देखिए, यहाँ पे आपका सील्ड ज्वालामुखी दिखाया भी गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका इसका शंकु हो गया
और यहाँ पे देखिए सिलेंडर शंकु को भी दिखाया गया अलग से। उसके बाद देखिए दूसरा जो टाइप है, इसमें इन्होंने कंपोजिट वल्केनो की बात किया है, यानी कि मिश्रित ज्वालामुखी की बात इन्होंने किया है। जो कौन बोला है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। ठीक, हालांकि और ज़्यादा डिटेल हमने आप लोगों को कराया है, जो पेड ग्रुप है उसमें भी आप देखिए कि ज्वालामुखी भी हमने कराया है, भूकंप भी कराया है, उसका प्रॉपर तरीके से आपको PDF भी मिला है शॉर्ट नोट्स का, और ये सारी बातें उसमें भी इंक्लूड हैं। कंपोजिट वल्केनो क्या होता है कि इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व गाढ़ा चिपचिपा लावा का उद्गार होता है। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक वाले होते हैं। यानी कि जो आपका कंपोजिट ज्वालामुखी है, ये क्या होता है कि भीषण विस्फोटक वाला होता है। इसके लावा के साथ भारी मात्रा में पायरोक्लास्टिक पदार्थ व राख भी धरातल तक पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास के जो परत है उसमें जमा हो जाता है, और जिनके जमाव से मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में ये दिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिश्रित ज्वालामुखी का एग्जाम्पल। ज्वालामुखी कुंड की यहाँ पे बात किया काल्डेरा। तो काल्डेरा क्या है कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, यानी कि ज्वालामुखी कुंड। ये भी एक प्रकार का यहाँ पे इन्होंने टाइप्स में रखा है, जबकि ये एक लैंडफॉर्म के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी एनसीईआरटी यदि लिखता है तो आपको मानना ही है। ठीक, तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इसमें विस्फोट होता है तो वे बहुत ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाता है। और जो इसका धंसा हुआ पार्ट होता है, ये किसकी वजह से होता है? लावा के गिरने से ये गड्ढे बनते हैं, और यही जो है ज्वालामुखी कुंड का निर्माण भी करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि अधिकेंद्र का पता लगाना, तो आप भूकंप के अधिकेंद्र की माप करने जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझना आपको। ठीक, उसके बाद देखिए काल्डेरा में क्या इन्होंने लिखा है कि इनका यह विस्फोटक रूप यह बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं बल्कि क्या है वो बहुत ही पास स्थित हैं, इसलिए इसमें विस्फोटक बहुत तेज होता है। इसके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह ही प्रतीत होती है। यहाँ पर देखिए स्थलाकृतियाँ भी ज्वालामुखी का इसमें दिखाया गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इनके उद्गार के आधार, जैसे आपने सील्ड ज्वालामुखी देखा, ठीक, तो उसी तरह से उद्गार के आधार पर जो इनकी तीव्रता है उसकी हम लोग बात करें तो तीव्रता का जो घटता हुआ क्रम है, यानी सबसे तीव्र कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो इस तीव्रता के क्रम में घटते हुए क्रम में इसमें देखिए ज्वालामुखी के कुछ टाइप्स हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं, वो आपका ये है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो क्रम में लिखूंगा ये उद्गार की इनकी तीव्रता जो है वो घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी है ये कौन सा है? पिलियन प्रकार का है। ठीक, सबसे अधिक विनाशकारी ये होता है पिलियन प्रकार का ज्वालामुखी। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप जान सकते हैं मार्टिनिक द्वीप, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, मार्टिनिक द्वीप में जो माउंट पिली है उसी के नाम पे ये स्पेशली पड़ा है। मार्टिनिक द्वीप का जो माउंट पिली है, जावा सुमात्रा के निकट आपका जो क्राकाटाओ ज्वालामुखी है। ठीक, फिलीपींस में माउंट ताल है, ये भी आपसे मैच कराने के लिए दे देता है कि माउंट ताल कहाँ पे है, फिलीपींस में है। ठीक, क्राकाटाओ जावा सुमात्रा में है। मार्टिनिक द्वीप पे कौन सा? माउंट पिली है। ठीक, ये तो हो गया पिलियन, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वो है वल्केनियन। दूसरे नंबर पे वल्केनियन आता है। ठीक, वल्केनियन जो ज्वालामुखी होता है ये भी आपका है तो विनाशकारी ही, लेकिन ये इसमें जो मैग्मा का उद्गार होता है पहले अम्लीय होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो मैग्मा क्षारीय हो जाता है। इसमें गैस अधिक निकलते हैं और इसका आकार जो है फूल गोभी के आकार का होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न ये पूछ देगा कि किस ज्वालामुखी का जो आकार है ये गोभी के फूल के आकार का होता है। ठीक, यानी कि ये किस तरह से आपको दिखेगा, जो वल्केनियन है ये आपका जैसे ये हो गया तो गोभी का फूल आप जानते हैं ना, ये ऐसे ऐसे रहता है, तो ये ऐसे इसका उद्गार देखने को मिलता है। ठीक, और इसी में आपका विसुवियस प्रकार का जो ज्वालामुखी है या प्लिनियन
प्रकार का ज्वालामुखी जो है ये भी इसी में आता है। वोल्केनियन को आप प्लिनियन प्रकार का भी कह सकते हैं, नॉट पिलियन, पिलियन पहला है, ये प्लिनियन है, ठीक, या विसुवियस प्रकार का ज्वालामुखी आप कह सकते हैं। तो ये 2 टाइप हो गया तीव्रता वाले में। तीसरा देखिए, तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे में आपका आ जाता है स्ट्राम्बोलियन। तीसरे नंबर पे स्ट्राम्बोलियन आ जाता है। तो स्ट्राम्बोलियन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कुछ कम रहती है। गैसों के प्रवाह मार्ग में इसमें रुकावट यदि ना हो तो ये सामान्यतः इनका विस्फोट नहीं होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका हवाईयन तुल्य आ जाता है। हवाईयन तुल्य को हमने बताया कि सील्ड वाला जो ज्वालामुखी वो इसी के अंतर्गत। ये बहुत ही शांत होता है और इसमें उद्गार भी बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, ये सपाट ऐसे दिखेगा, ठीक, क्योंकि लावा जो है इसमें तरल होता है। क्लियर हुआ? और इसके बाद विसुवियस जो तुल्य है, इनका उद्गार जो है बहुत भयानक विस्फोट के रूप में होता है। 5वें नंबर पे जो आपका विसुवियस तुल्य है, विसुवियस तुल्य जो ज्वालामुखी, इसके उदाहरण के तौर पे आप जान सकते हैं माउंट सोमा जो ज्वालामुखी है, ठीक, ये पिलियन तुल्य के ज्वालामुखी, ये विसुवियस के अंतर्गत इसे शामिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ से आप देखिए बैसाल्ट प्रवाह, फिगर देख लीजिए, फिगर में क्या दिया है ये भी देख लीजिए। इस फिगर में पूरा ज्वालामुखी उससे निर्मित जो स्थल रूप है पूरा आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए कि बैसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या है। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक होता है या उससे भी मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर में फैल जाता है। तो देखिए बैसाल्ट लावा का जो प्रवाह है, ठीक, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे भारत का दक्कन ट्रैप, आप जानते हैं कि जो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे जो काली मृदा का विस्तार है ये किसकी वजह से हुआ है? ये लावा निर्मित मृदा है, ठीक। यदि आपसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया कि लावा निर्मित मिट्टी कौन सी है, लावा के ठंडे होने से किस मृदा का निर्माण होता है, तो आप क्या लगाएंगे? काली मिट्टी, ठीक। तो भारत का जो दक्कन ट्रैप है जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, तो ये बृहत बैसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा अरब में एक से अधिक बृहत क्षेत्र इस प्रवाह से ढका हुआ था, ठीक। अगला पॉइंट जो दिया है इसमें आपका कि मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी के प्रकार ही चल रहे हैं अभी, NCERT के अकॉर्डिंग है, ठीक। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। तो अगले अध्याय में यानी कि नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग और ज़्यादा डिटेल समझेंगे, लेकिन इसमें भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे जो आपका मध्य महासागरीय कटक है, इसकी इन्होंने बात की कि मध्य महासागरीय जो कटक है लगभग 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबा फैला हुआ है और यहाँ का इस कटक का जो मध्यवर्ती भाग है यानी कि इक्वेटर के आसपास यहाँ पे उद्गार सर्वाधिक देखने को मिलता है। अब अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उसकी हम लोग बात करते हैं कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक। अभी हम वर्ल्ड लेवल पे आपको कुछ ज्वालामुखियों के नाम भी बता देंगे मैप बना के, और जब आप लिखिएगा कहीं भी मुख्य परीक्षा में भी तो आप इसी तरह से लिखिएगा। और एक तो टाइप उद्गार वाला हो गया था, एक सक्रियता की हम लोग बात कर लें। सक्रियता के आधार पे तो पहला जो आपने शुरुआत में ही पढ़ा था कि सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक। दूसरा कौन सा था? दूसरा आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है और तीसरे में आपका इसमें आ जाता है मृत ज्वालामुखी या डॉर्मेंट या एक्सटिंक्ट, नहीं इसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट, सुषुप्त को डॉर्मेंट बोलते हैं, यानी इसमें उद्गार होने की संभावना रहती है, इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, ठीक।
और एक्टिव वोल्केनो आप जान रहे हैं, तो एक्टिव के अंतर्गत हम लोग किसको किसको ले लेते हैं, सर्वाधिक जो संख्या है वर्तमान समय में ज़्यादातर वो आपका एक्टिव वोल्केनो की है। ठीक, तो इसमें आपका जैसे एटना हो गया इटली का, और सिसिली का जो लिपारी द्वीप है वहाँ पे आपका स्ट्रम्बोली है, जिसे भूमध्य सागर का, स्ट्रम्बोली को क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, वो भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। ठीक, माउंट इरेबस हो गया, ये कहाँ पे है माउंट इरेबस, ये अंटार्कटिका पे है। इक्वाडोर का जो कोटापैक्सी है ज्वालामुखी, इक्वाडोर में दो हैं, कोटापैक्सी और चिम्बराजो, तो जो कोटापैक्सी है ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी। ठीक, और जापान में आपका कौन सा, फ्यूजियामा है। अंडमान निकोबार, पूरे दक्षिण एशिया में एकमात्र आपका जो बैरन है, बैरन द्वीप है, ये भी आपका एक्टिव वोल्केनो में आता है। जबकि जो ये आपका अंडमान निकोबार में ही है, यहीं पे आपका नारकोंडम भी है, नारकोंडम को डॉर्मेंट में आते हैं मानते हैं, यानी कि सुसुप्त में मानते हैं। ठीक, और मृत ज्वालामुखी आप जान, जैसे चिम्बाराजो है, कोटापैक्सी के नीचे आप आएंगे तो यहीं पे चिम्बाराजो आपका एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी इसमें उद्गार नहीं, मृत ज्वालामुखी हो गया। माउंट पोपा है म्यांमार का, वो भी मृत हो गया है। ठीक, ईरान का देवबंद को सुल्तान है, वो भी आपका एक्सटिंक्ट में आ गया है। एंडीज पर्वत श्रेणी पे जो आपका आकांका गुहा है, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी क्या है, ये भी आपका एक्सटिंक्ट हो गया, डेड है, इसमें कोई उद्गार अब नहीं होने वाले हैं। ठीक, किलिमंजारो केन्या में, ठीक, ये केन्या युगांडा तंजानिया में जो आपका यहाँ पे एक झील है जो इसकी सीमा बनाती है, उसका क्या नाम, विक्टोरिया झील। ठीक, और ये आपका किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो केन्या में है, यानी अफ्रीका का जो पूर्वी पार्ट है वहाँ पे है, तो वो भी आपका क्या है, डेड है, यानी कि एक्सटिंक्ट है। ठीक, तो ये है टोटल जो ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पे भी हमने बता दिया और इनके तीव्रता के आधार पे भी बता दिया। ठीक, और एक आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि धुआंरों, हजारों धुआंरों की घाटी किसे कहा जाता है, हजारों धुआंरों की घाटी, ये आपका किसे बोला जाता है, ये आपका कटमई पर्वत है, अलास्का, माउंट कटमई। ठीक, यहाँ पे आपका इसे बोला जाता है हजारों धुआंरों की घाटी। ठीक, और इंग्लैंड आपका न्यूजीलैंड में हम लोग बात करें तो वहाँ पे एक है वाइट द्वीप, वाइट द्वीप जो है ये आपका प्लेंटी की खाड़ी में है, प्लेंटी की खाड़ी, ये आपसे देखिए ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ये आप लगाएंगे न्यूजीलैंड में है। ठीक, तो न्यूजीलैंड में यहाँ पे आपका एक ज्वालामुखी है या धुआंरा है, वाइट द्वीप का धुआंरा। ठीक, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि हजारों धुआंरों की घाटी, तो आप लगाएंगे अलास्का, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है, वह वहाँ पे आपका कटमई पर्वत है जहाँ पे हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ठीक, अब ये धुआंरे क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए कि धुआंरे, ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं फमरोल, फमरोल्स। ठीक, तो धुआंरे क्या होते हैं कि ये ज्वालामुखी क्रिया की जो लास्ट स्टेज होती है, ठीक, उसको ये डिनोट करते हैं, और इसमें से गैस और ज्वालामुखी दोनों निकलते हैं, और ये गैस और ज्वालामुखी यानी इसका जो महक होती है आप कह सकते हैं एक प्रकार से, ये गंधक युक्त होते हैं। ठीक, जो गंधक युक्त इसमें होते हैं, इसमें से क्या क्या निकलता है, गैस और जलवाष्प, और ये लास्ट स्टेज होता है किसका, ज्वालामुखी का। ठीक, गंधक युक्त जो धुआंरे होते हैं उन्हें बोला जाता है सोल्फ तारा, याद रखिएगा ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सोल्फ तारा क्या है, ये भी आपका ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो लास्ट स्टेज है ज्वालामुखी की, उसी क्रिया से ये निर्मित स्थलाकृति आप कह सकते हैं, या इसकी अंतिम अवस्था को ये प्रदर्शित करता है। जो सोल्फ तारा है ये धुआंरों का ही एक रूप होता है। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि इसके जो लैंडफॉर्म है वो, क्योंकि देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे हो जा रही हैं, इससे थोड़ा सा आपका यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जा रहा है।
तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ दिया है कि अंतर्वेदी आकृतियाँ। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से कौन सी सेल बनती है? आग्नेय सेल बनती है, ये भी याद रखिए। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या फिर कहाँ पे होता है? धरातल के पहले ही भूपटल के नीचे ही हो जाता है, यानी जो सेल की परतें हैं वहाँ पे ये जमाव हो जाता है। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों का भी वर्गीकरण किया जाता है। तो ज्वालामुखी सेलें जो जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है तो ये ज्वालामुखी हो गई, और यहीं पे पाताली होती हैं या प्लूटोनिक रॉक जो होती हैं जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाए। ठीक, यानी धरातल के नीचे ही जब वो जम जाए तो उसे बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिएगा क्वालिटी इसकी, तो और क्लियर हो जाएगा। तो भीतर जब ठंडा हो जाए तो कई आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ होती हैं या इंस्ट्रक्टिव फॉर्म्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें देखिए फिगर भी दिया है। देखिए कौन कौन सी हैं यहाँ पे जो अंदर हैं। ये आपका स्कंद हो गया, महास्कंद है, ये सिल है। ठीक, क्षैतिज है तो सिल है, और इस तरह से है तो ये जो डाइक है यही स्कंद है आपका। ठीक, ये देखिए लैकोलिथ है, और ये आपका अपर्दित लैकोलिथ है। ये ज्वालानल क्या है? आगे लैकोलिथ फैकोलिथ हम लोग बात करेंगे। ये सिलेंडर शंकु है, मिश्रित ज्वालामुखी हो गया। ठीक, भस्म प्रवाह या वही बैसाल्ट का प्रवाह है वो दिखाया गया है यहाँ पे। लावा पठार है, गुंबद है। तो यहाँ पे अलग अलग जो दिया गया इसको भी आप समझ लीजिए कि बैथोलिथ क्या है। तो यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनच्छादन प्रक्रिया के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होते हैं। इनके विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं। कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के पास जमे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिगर यदि हम लोग बात करें तो जैसे ये आपका मान लीजिए है, यहाँ से उद्गार हो रहा है और यहाँ पे लावा ठंडा हो गया। ठीक, तो जब लावा यहाँ पे ठंडा होगा, जम जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये बैथोलिथ कहा जाएगा। तो जहाँ से उद्गार शुरू होता है यदि वहाँ पे जमा हो जाए तो वो क्या बोलते हैं? उसे बैथोलिथ बोला जाता है। ठीक, यानी कि ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक, सबसे आंतरिक जो असल रूप है वो आपका बैथोलिथ कहा जाता है। जबकि आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये किससे होता है? ये ग्रेनाइट का एक पिंड होता है, ये भी आप याद रखिए। अगला पॉइंट है आपका, इसमें दिया लैकोलिथ। ठीक, लैकोलिथ क्या है कि ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व पाइप रूपी वाहक नली से नीचे की ओर जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ जो है ये धरातल के नीचे गहराई में होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट की चट्टानों की बनी ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब एक्सफोलिएटेड हो चुकी हैं, यानी अपत्रित। अपत्रित का मतलब उनके ऊपर से जैसे एक्सफोलिएशन में परत दर परत इनका ये निकल जाए जब ऊपर से, ठीक हो चुके हैं, वह धरातल पर देखी जा सकती हैं। ये लैकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण भी हैं। तो जनरली जो लैकोलिथ है ये ऊपर तो दिखेगा नहीं, धरातल के नीचे ही है। क्योंकि कर्नाटक का जो पठार है वहाँ पे उसका जो है अपत्रीकरण हुआ है, एक्सफोलिएशन हुआ है, यानी कि परत दर परत वो चादर की तरह उसका यहाँ पे अपर्दन हो चुका है। इसकी वजह से जो लैकोलिथ है और बैथोलिथ है वो ऊपर भी दिखाई देने लगे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो लैकोलिथ क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे कि तल जो है समतल ऐसे रहता है और आकृति ऐसे होगी, और प्लस इसमें ये नीचे से जुड़ा भी होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया लैकोलिथ। जबकि फैकोलिथ क्या होगा? ये लोपोलिथ। लैकोलिथ जान लिए हैं आप, तो लोपोलिथ भी जान लीजिए। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया? ये कौन सा ढाल है? ये उत्तल वाला ढाल है। जबकि लोपोलिथ क्या होता है? लोपोलिथ में ये उल्टा हो जाता है, अवतल वाला ढाल हो जाएगा।
ठीक। जबकि फाइकोलिथ में क्या होता है, फाइकोलिथ ये आपका मोड़दार पर्वत के जो अभिनति बनती हैं, अपनति बनती हैं, उस तरह से ये आपका दिखेगा। जैसे आपका फाइकोलिथ की हम लोग बात करें तो इस तरह से आपका फाइकोलिथ बनता है। ठीक, तो बैथोलिथ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, लैपोलिथ भी दिया गया है। ऊपर हम लोगों ने देखा है लैकोलिथ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोपोलिथ और फैकोलिथ और सिल। ठीक, तो लैपोलिथ में देखिए ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए, तस्तरी के आकार में यानी अवतल है, ऐसे देखिए ऐसे जम जाए तो ये आपका लैपोलिथ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, लैकोलिथ उल्टा वाला है, लैपोलिथ तस्तरी वाला है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में एंटीक्लाइन और ऊपर क्या होगा, ये सिंक्लाइन होगा कि तल में लावा का जमाव पाया जाता है। तो ये परतनुमा या लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ये फाइकोलिथ कहे जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको मैं फिगर बना के समझा देता हूँ। ये आपका हो गया मान लीजिए बैथोलिथ, यहाँ से ये निकली चट्टानें, तो ऊपर मान लीजिए यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, यहाँ से एक निकला ऐसे बन गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया लैकोलिथ। ठीक, यहीं पे आपका एक इस तरह से जमा हो गया लावा का, यहाँ से इसका एक बेंट से इसका कनेक्शन रहेगा, तो ये क्या हो गया लोपोलिथ। ठीक, और अब बचा है कौन सा, फाइकोलिथ। तो मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ भी इस तरह से बना है, यहाँ भी इस तरह से बना है, यहाँ भी इस तरह से बना है, तो ये क्या है, ये आपका फाइकोलिथ है। और किसके द्वारा ये विकसित हो रहे हैं, सभी बैथोलिथ से इनका कनेक्शन है। ठीक, सील क्या होता है, तो सील आपका देखिए जैसे ये गया यहाँ पे जमा हो गया बेंट में, तो ये सीधा सीधा होता है, इसमें तस्तरी नुमा या इस तरह कुछ नहीं है, तो ये आपका सील हो गया, क्षैतिज जमा द्रव। ठीक, यदि इस तरह से खड़े में जमा हो जाए ऊर्ध्वाधर, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डाइक। क्या बोलेंगे, डाइक बोलेंगे। ठीक, और डाइक जैसे मान लीजिए बड़ा रूप बड़े में जमा हो तो डाइक कहेंगे, यही यहाँ पे छोटे में ऊर्ध्वाधर आपका सीधे सीधे जमा हो जाए तब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं फिर स्टॉक। ठीक, क्या बोलेंगे, इसे स्टॉक बोलेंगे। और आप लोग जानते हैं काल्डेरा वगैरह के, यहाँ पे देखिए ये हुआ लावा निकला। ठीक, निकलने के बाद यहाँ पे क्या होगा, गड्ढा होगा ही, तो यहाँ पे जब बारिश हो जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे, काल्डेरा झील बोला जाता है। ठीक, क्रेटर काल्डेरा, बहुत बड़ा रहेगा क्रेटर हो गया, छोटा काल्डेरा। आगे देखिए यहाँ पे दिया ही होगा, अंतर्वेदी चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना क्या बोला जाता है, सिल या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर यह विभाजित किया जाता है, कम मोटाई वाले जमाव को सीट और जो ज़्यादा मोटाई रहेगा उसे क्या बोलेंगे, सिल। यानी कि जैसे डाइक के छोटे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टॉक, वैसे इसके छोटे वाले पार्ट को सिल बोलते हैं, सॉरी सीट बोलते हैं। बड़े वाले पार्ट को जो क्षैतिज जमा होगा उसे क्या बोलेंगे, सिल बोलेंगे। डाइक देखिए क्या दिया है कि जब लावा का प्रवाह दरारों में लगभग धरातल के समकोण पर होता है, वो ऐसे इस तरह से। ठीक, इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है, दीवार की भांति ये संरचना बनाता है, जिसे डाइक कहते हैं। कहाँ पे देखने को मिलता है, पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्राइब के विकास में डाइक उद्गार की भूमिका भी है, यानी कि आपका पश्चिमी महाराष्ट्र में। और कहाँ पे, यहाँ पे आपका देखिए दक्कन ट्राइब में, यानी दक्कन का जो पठार है वहाँ पे भी ये देखा जाता है। तो आगे अब समझिए यहाँ पे ज्वालामुखी का जो वितरण है, विश्व वितरण। ठीक, चलिए यहाँ पे फिगर भी आपको फटाफट हम लोग देख लिया जाए। यहाँ पे फिगर सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ये आपका हो गया दक्षिण अमेरिका। ठीक, यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन इतना रहेगा कि आप समझ लेंगे। हाँ,
ये कहाँ का है, ठीक। और ये भी आप लोग भी बनाना इस तरह से सीख लीजिए, क्योंकि जब आप मेंस में लिखेंगे तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, या खुद से आप समझने के लिए बना सकते हैं, ठीक। और इधर आपका आ गया ये भूमध्य सागर हो गया, और यहाँ से आप आ जाएं, ये कमचटका प्रायद्वीप हो गया। यहाँ पे आपका जो है ये हो गया जापान, यहाँ पे ताइवान है, यहाँ मलेशिया हो गया, ये सुमात्रा, जावा हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका बोर्नियो है, और नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया, हर बार थोड़ा सा इसमें नहीं बन पा रहा है, ठीक। बन गया ये ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए। इधर आपका मेडागास्कर हो गया, यहाँ से एक ले जाइए। अब यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं कि ज्वालामुखी का जो विश्व वितरण है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। और एक पॉइंट और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ज्वालामुखी का जो सर्वाधिक उद्गार होता है वो आपका विनाशात्मक प्लेट किनारों से होता है, लगभग 80%, ठीक। जबकि जो रचनात्मक प्लेट किनारे हैं वहाँ से लगभग 15% उद्गार इसका देखा जाता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इसका जो विश्व वितरण हम लोग कर रहे हैं तो ये आपका अलग अलग प्लेट किनारों के सहारे ही देखा जाता है। तो इसका जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है सर्वाधिक, जो जिसे रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, ठीक, ये विनाशात्मक प्लेट किनारे हैं। तो पैसिफिक यानी सरकम पैसिफिक बेल्ट जो है परिप्रशांत पेटी जिसे कह सकते हैं। तो प्रशांत महासागर आपका यहाँ पे है तो पेटी आपकी यहाँ बन जाएगी, ठीक। ये हो गया सरकम पैसिफिक बेल्ट। उसके बाद देखिए मध्य महाद्वीपीय मेखला। तो जो मध्य महाद्वीपीय मेखला है ये आपका यहाँ से होके भारत से इधर आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन सबको सम्मिलित करते हुए ये आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट में ये मिल जाती है, ठीक। उसके बाद आपका जो ये इसका विश्व वितरण की हम लोग बात करें, ठीक। ये आपका कौन सा हो गया, मध्य महाद्वीपीय मेखला या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी हो गया। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे वो है मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य अटलांटिक या महासागरीय जो कटक है, ये आपका अटलांटिक महासागर का हो गया, तो यहाँ पे हो गया। क्लियर हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण हो गए। उसके बाद एक है आपका अंतरा प्लेटी ज्वालामुखी। जो छोटे छोटे प्लेट हैं उनके भी जब ये ज्वालामुखी, जैसे हवाई द्वीप यहाँ पे आपका है, वहाँ पे ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, पराना पठार हो गया, दक्कन ट्रैप यहाँ पे है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे जो उद्गार होता है, ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत है, ठीक। ये सभी क्या है, ये अंतरा प्लेटी ज्वालामुखी के उदाहरण है। ये तो 4 प्रकार से विश्व वितरण में होता है। सर्वाधिक आपका यहाँ से आता है, लगभग 2/3 जो है ये परिप्रशांत पेटी में ही हो जाता है, ठीक। मध्य महाद्वीपीय पेटी में इससे कम आता है, और मध्य अटलांटिक में यहाँ देखिए ये कौन से किनारे हैं, ये रचनात्मक प्लेट किनारे हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। और उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को अन्य 2 प्रकारों में भी बांटते हैं हम लोग। तो ज्वालामुखी का उद्गार क्या, जैसे एक होता है फिशर इरप्शन टाइप और एक होता है सेंटर इरप्शन टाइप, यानी केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी और आपका दरारी उद्गार के ज्वालामुखी। तो केंद्रीय उद्गार में मतलब एक छिद्र से जब ज्वालामुखी का यहाँ पे देखिए लावा मैग्मा का प्रवाह निकलती है ये सब, तो आपका सेंटर इरप्शन टाइप हो जाता है जब दरारों से, जैसे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे आपका मध्य महासागरीय कटक जो आपका अटलांटिक वाला है तो दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे जो उद्गार होगा ये क्या होगा, ये आपका दरारी उद्गार की ज्वालामुखी के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ये देखिए टोटल हम लोगों ने ज्वालामुखी को कवर कर लिया है, और उम्मीद है यहाँ से आप लोग सारे प्रश्नों को कर भी ले जाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए अंतर्वेदीय आकृतियों से आप क्या समझते हैं, इनका संक्षेप में वर्णन करिए। तो अंतर्वेदीय आकृतियाँ यानी कि वे आकृतियाँ जो धरातल के नीचे जब लावा का जमाव हो जाता है तो उससे निर्मित जो आकृतियाँ बनती हैं उसे अंतर्वेदीय आकृतियाँ कहते हैं। और विभिन्न अंतर्वेदीय आकृतियों का संक्षेप में वर्णन करिए। तो अंतर्वेदीय आकृतियों का संक्षेप में वर्णन मतलब आप लोकोलिथ को बताइए, लैपोलिथ को बताइए, सील को बताइए, डाइक को बताइए, ठीक, फाइकोलिथ को बताइए, बैथोलिथ को बताइए। ये अंतर्वेदीय आकृतियाँ हो गई।
उसके बाद देखिए भूकंपीय तरंगों के संचरण का उनके चट्टानों पर प्रभाव बताएं जिनसे होकर ये तरंगे गुजरती हैं। तो हमने ये बताया था कल कि पहले आपको क्या करना है कि भूकंपीय तरंगों का संचरण आपको यहाँ पे 150 वर्ड में लिखना है। तो तीनों तरंगे जैसे LPS तीनों वेव्स हो गई, ठीक। यहाँ पे आपको एक प्रश्न हमने ऊपर देखने को मिला ही होगा कि यस तरंगे जिन चट्टानों से जाती हैं उन चट्टानों में उभार और गर्त का निर्माण करती हैं, ठीक। यस तरंगे बहुत ज़्यादा विनाशकारी हैं, तो इन चट्टानों से ही इसको रिलेट करके कर दीजिए और एक एक दो दो पॉइंट बता के पहले इन तरंगों को बताइए कि ये तरंगे क्या कर सकती हैं, किन किन चट्टानों से गुजरती हैं, ठीक। जैसे P वेव्स है, ये कहाँ से, तीनों प्रकार की तरह से चट्टानों से गुजर जाता है। L आपका धरातली तरंग होती है, यस आपका केवल ठोस से गुजरता है। तो इनके बारे में आप इनका विशेषता बताते हैं उसको करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया है कि भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन करिए। तो यहाँ पे हमने आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों चीज़ों की बात की थी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भूकंप के अलावा अन्य जो जानकारी वो देता है तो वो आपका अप्रत्यक्ष साधन कौन से हैं। यहाँ ध्यान रखिए कौन से साधनों की बात कर रहा है, अप्रत्यक्ष, ठीक। भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं, तो छाया क्षेत्र का मतलब कि जहाँ तक वो जब नहीं पहुँच पाएंगे तो ये एरिया उनके द्वारा उनके तरंगों के पहुँच से बाहर रहेगा, तो ये उनका छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो आप P और S का बताइए कि P जो है 105 से लेके 145 तक एक पट्टी नुमा बनाती है दोनों तरफ, जबकि S जो है 105 से लेके 105 तक ये पूरा जो है बनाती है, जो पृथ्वी के पूरे धरातल का लगभग 40% है यस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है। और ये इसलिए है क्योंकि जो अपना नीफे है, कोर एरिया है लास्ट वाला, वो द्रव अवस्था में है और इसलिए यस वेव्स जो है केवल सॉलिड स्टेट में वर्क करते हैं, तो वो आपका लिक्विड फेज में जा नहीं पाते हैं। जब लिक्विड में जा नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो छाया क्षेत्र उनका बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे उसके आगे देखिए भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए। ये आप ऊपर से ही देख लीजिएगा भूगर्भीय तरंगे क्या हैं, ये भी हमने आपको बता ही दिया क्या है, ठीक। अब देखिए एक प्रश्न यही वाला आपका GIC में डायरेक्ट पूछा गया था कि निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन फैलाव लाती हैं, तो आपका यस वेव है, आपने देखा था, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया स्थल मंडल में कौन सा है, दक्कन ट्रैप शैलप्रमुख किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ऊपर आपको सारा चीज़ें मिल गई है, और इसको आप कमेंट में बता सकते हैं और आप लोगों का जो प्रश्न हो वो भी आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।